हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग द सेकंड लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल एंड कांसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग इन आवर साइकेट्री। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि मेंटल हेल्थ डेफिनेशन क्या होता है, साइकेट्री क्या होता है, साइकेट्रिक नर्सिंग क्या होता है, इन सारे के डेफिनेशन को देखा था। और यहाँ पे बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स को देखा था, वो भी अलग अलग डिसऑर्डर में, चाहे वो मूड डिसऑर्डर हो, एंजाइटी डिसऑर्डर हो, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, जितने भी तरीके के डिसऑर्डर थे उसमें आने वाले अलग अलग साइन को देखा था, अलग अलग सिम्टम्स को देखा था, और उसमें यूज होने वाले अलग अलग टर्मिनोलॉजी को देखा था, जो कि हमें फ्यूचर में यूज होने वाले हैं। और ये लेक्चर जो था, जो पहले वाला, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। उसको समझना है, नोट्स करना है और अच्छे से मेमोराइज करना है। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। क्या है? मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले मैं एक और एक्स्ट्रा बात बताता हूं कि जब भी हम लोग साइकेट्री पढ़ेंगे तो वहां हम लोग डिजीज के बारे में नहीं पढ़ते हैं, वहां हम लोग पढ़ते हैं डिसऑर्डर के बारे में। डिजीज का मतलब क्या होता है? डिस इज, यहां पर जो है क्या होता है, कुछ इंफेक्शन हो जाते हैं, कुछ बीमारी हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? इंसान के ऑर्डर का बिगड़ जाना। ओके, जब इंसान का कुछ भी ऑर्डर हो, चाहे वो बिहेवियरल ऑर्डर हो, चाहे वो चलने का ऑर्डर हो, बोलने का ऑर्डर हो, देखने का ऑर्डर हो, परसेप्शन का ऑर्डर हो, अगर ये सारा चीज बिगड़ जाए उसको बोलते हैं हम लोग डिसऑर्डर। तो यहां पे मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन देखना है, जो कि इंटरनेशनली रूप से जो है किया गया है। ओके, अब यहां पे बोला गया आईसीडी क्या है? तो आईसीडी होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ओके, अब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के अंदर ही जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर भी आएगा, और इसको हम लोग एक अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट स्लाइड में बिना टाइम को गवाते हुए, और यहां पे दिया गया आईसीडी-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। जब यहां पे बात आता है इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? ये पार्टिकुलरली कोई नेशन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये इंटरनेशनल है, मतलब सारे कंट्री में यही रूल्स लागू होंगे। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, तो क्या मतलब हो गया कि किसी भी डिजीज का क्लासिफिकेशन किया गया इंटरनेशनली लेवल पे, और इसको बोलते हैं आईसीडी-10। ओके, शुरू करने से पहले एक चीज और बोल देता हूं कि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा हार्ड है, टफ है, मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आता है। यहां तक कि बहुत सारे टीचर भी जो है अंदरी रूप से जो है इसको समझ नहीं पाते और बताते भी नहीं है। ओके, तो इसका जो है आईसीडी का 10th रिवीजन है, मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का जो है 10th रिवीजन आ गया है, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि ये होता क्या है। ओके, सबसे पहले जो है हम लोग इसका एक इंट्रो लेते हैं। तो यहां पे बोला गया आईसीडी-10 इज ए सिस्टम। ये क्या है? एक सिस्टम है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स ए बुक, एक बुक है जहां पे पूरा रूल्स रेगुलेशन हर एक डिजीज को क्लासिफाई किया गया, चैप्टर्स के रूप में, यूनिट के रूप में, और उसके बाद जो उसके बारे में सब कुछ बताया गया। ठीक है, तो यहां पे बोला गया कि आईसीडी-10 इज ए सिस्टम यूज्ड वर्ल्ड वाइड। ये एक ऐसा सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है फॉर क्लासिफाइंग डिजीज एंड हेल्थ कंडीशन। किस लिए? डिजीज एंड हेल्थ कंडीशन को क्लासिफाई करने के लिए ये एक सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है। कौन सा? आईसीडी-10। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि इट इज डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो WHO के द्वारा डेवलप किया गया है। एंड इंक्लूड्स कोड्स फॉर मेंटल, फिजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। और इन्होंने जो है हर एक पार्टिकुलर डिजीज के लिए जो है कोड्स को इंक्लूड कर दिए। क्या किए? कोड्स को इंक्लूड किए, चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर हो, चाहे वो फिजिकल डिजीज हो, चाहे वो बिहेवियरल डिसऑर्डर हो, जो भी डिसऑर्डर हो, जो भी डिजीज हो, उन सभी के लिए जो है उन्होंने एक कोर्स बनाया, पार्टिकुलर कोर्स बनाया। ओके, अब जैसे कि जो है अगर हम लोग एग्जांपल के रूप में देखते हैं, तो यहां पे एक कोर्स दिया गया है E11.9, और इसका सिंपल सा मतलब होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस विदाउट कॉम्प्लिकेशन। अब यहां पे सवाल उठता है, एक सवाल कि आखिर ये कोर्स दिया कैसे, है ना? तो अब हम लोग तो साइंटिस्ट है नहीं, अब इन्होंने ही बनाया, इन्होंने ही लिखा, लेकिन हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं कि ये कोर्स काम कैसे करता है, किस तरीके से इसको वर्णन करता है। ओके, तो इस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इससे पहले जो है और टॉपिक आता है, और यहां पे कह रहा है कि इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम लोग सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में बोले, तो आईसीडी-10 इज लाइक ए मेडिकल डिक्शनरी विथ कोड्स फॉर ए ऑल डिजीज। आईसीडी-10 क्या है? इट्स ए मेडिकल डिक्शनरी विथ कोड्स। एक मेडिकल डिक्शनरी है जिसमें हर एक डिजीज का पार्टिकुलर कोर्स दिया गया है फॉर ऑल डिजीज। ठीक है, हर एक डिजीज के लिए। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि व्हाट इज देयर वर्क, तो यहां पे कह रहा है कि इट हेल्प डॉक्टर आइडेंटिफाई, treat and record a health condition systematically, ensuring the same standard is followed everywhere.
क्या कर रहा है यहां पे, ये हेल्प करता है डॉक्टर को क्या करने में, आइडेंटिफाई करने में, डायग्नोस करने में, ट्रीट करने में और रिकॉर्ड रखने में। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि जिस भी पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पेशेंट का साइन एंड सिम्टम क्या है, किस तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ है, उन सभी को जो है हम लोग को लिख के रखना है। और ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है, सेम स्टैंडर्ड इज फॉलोड एवरीवेयर। जो भी स्टैंडर्ड जो है उस बुक में दिया गया है वो सारा स्टैंडर्ड जो है सभी जगह फॉलो होना चाहिए। इन सभी का वर्णन जो है ICD-10 में किया हुआ होता है। ओके, तो यहां पे सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि ICD-10 क्या होता है और इसका मीनिंग होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10th रिवीजन। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ICD-10 इन सिंपल फॉर्मेट। जो ICD-10 में अलग अलग तरीके के कोर्स बनाए गए थे, उस कोर्स को बनाया कैसे गया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था और इस कोर्स को बनाया कैसे जाता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो यहां पे सबसे पहले बोला गया कि जो ICD-10 का कोर्स है वो मेडअप ऑफ है क्या चीज से, लेटर्स और नंबर से। सबसे पहले तो ये समझ में आया कि ये लेटर्स और नंबर को मिक्स करके बनाया जाता है इन स्पेसिफिक फॉर्मेट, मतलब एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है और उसी में जो है डाल डाल के जो है अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। ओके, ये तो पहला समझ में आ गया। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि फॉर्मेट क्या है, आखिर वो फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले फॉर्मेट हम लोग देखते हैं। तो फॉर्मेट यही है, पहला है एक लेटर, फिर है 2 डिजिट, फिर है 1 डिजिट और उसके बीच में एक जो है पॉइंट रखा गया। ठीक है, ये है फॉर्मेट A00.10। ओके, अब यहां पे जो है हर एक पॉइंट जो है, हर एक लेटर जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले का जो लेटर है, फर्स्ट लेटर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी ऑफ डिजीज के बारे में। और ये A से Z तक जाएगा, ABCDEFG, और अलग अलग तरीके के लेटर जो है हमें अलग अलग कैटेगरी ऑफ डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। अब वो डिजीज जो है वो गायनी के रिलेटेड है, वो डिजीज जो है वो पीडियाट्रिक के रिलेटेड है, वो डिजीज जो है बोन के रिलेटेड है, या फिर वो डिजीज जो है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है। उन सभी को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेगा, फर्स्ट लेटर। तो सेकंड 2 डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कंडीशन विद ए कैटेगरी। अब उस डिजीज के कैटेगरी के अंदर में बहुत सारे डिजीज आते हैं। ठीक है, अब जैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, जो कि F चैप्टर में आता है, उसके अंडर में बहुत सारे डिसऑर्डर आते हैं, चाहे वो मूड डिसऑर्डर हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो गया। तो उन सभी के बारे में एक स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में हमको कैटेगराइज करने को मिलता है, वो भी 2 डिजिट में। ओके, फिर यहां पे आता है एक डेसिमल पॉइंट और एक 1 डिजिट, जो कि यहां पे देखने को मिल रहा है, एक डेसिमल पॉइंट, एक 1 डिजिट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोवाइड करता है एडिशनल डिटेल अबाउट द कंडीशन। ये हमें उस पार्टिकुलर डिजीज के कंडीशन के बारे में रिप्रेजेंट करता है कि उसका सीवियरिटी कितना है और उसका लोकेशन कहां पे है। मतलब वो कितना ज्यादा सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, या फिर बहुत ज्यादा सीवियरिटी रूप में है, बहुत ही क्रोनिक रूप में है। उन सभी चीज के बारे में जो है हमें बताता है वो एक लास्ट वाला नंबर। ओके, तो ये था फॉर्मेट, जहां पे पहले हमको लेटर रखा जाता है, फिर 2 डिजिट को रखा जाता है, फिर डॉट के बाद 1 डिजिट को रखा जाता है। अब इसको डिसाइड कौन किया, तो इसको डिसाइड किया WHO ने, और उन्होंने ही बनाया है। तुम खुद से नहीं बना सकते हो, वो तुमको बना के देगा, बस तुमको मेमोराइज करना होता है। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जो हमको इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताएगा। अब जैसे कि जो है यहाँ पे एक एग्जांपल को ब्रेक डाउन किया गया और वहां पे एक कोर्स रखा गया F32.1। क्या है, F32.1, और इसका मतलब बोल रहा है कि मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड। क्या है, मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड। एक मॉडरेट लेवल पे जो है हमें डिप्रेसिव एपिसोड जो है लगातार आ रहा है एक पेशेंट को। यहां पे इसका कोर्स रखा गया F32.1। अब F का मतलब क्या हो गया, तो F जो है चैप्टर 5 से आया है, और चैप्टर 5 जो है वो है मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। ठीक है, मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, जितने भी तरीके के मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर होंगे वो चैप्टर 5 में ही आएंगे और वो F में ही रखा जाता है। ठीक है, तो F जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर को, और उसके बाद का जो 2 डिजिट है 32, ठीक है 32, ये डिनोट कर रहा है डिप्रेसिव एपिसोड कैटेगरी को। उसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज हैं, उस कैटेगरी में एक कैटेगरी है 32 और वो डिप्रेसिव एपिसोड कैटेगरी का है। ओके, नेक्स्ट जो है पॉइंट 1 जो है वो डिनोट कर रहा है स्पेसिफिक मॉडरेट सीवियरिटी, मतलब ये जो है ये मॉडरेट सीवियरिटी में है, और इस तरीके से जो है एक पूरा तरीके से कोर्स बनाया गया F32.1, और इसका मतलब होता है मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड्स। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने समझा स्ट्रक्चर ऑफ ICD-10 इन सिंपल फॉर्मेट, कि किस तरीके से ये फॉर्मेट बनाया जाता है जो कि नॉर्मली लोगों को समझ में नहीं आता है।
ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। क्या है ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर? तो हम लोगों ने अभी तक देखा था इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज और उसके कोड्स के बारे में, लेकिन उसी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के अंदर जो है एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 5, जिसमें जो है हमें क्लासिफाई किया गया है मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर को। तो यहां पे सबसे पहला लाइन कह रहा है कि ICD-10 जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है, जो कि 10th रिवीजन है। 10th रिवीजन का मतलब क्या होता है? 10 बार इसको रिवाइज किया जा चुका है। अभी प्रेजेंट में जो रिवीजन चल रहा है वो क्या है? 11th रिवीजन। ओके, लेकिन अभी हम लोग को 10th पढ़ना है। तो ये क्लासिफाई किया मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर को अंदर चैप्टर 5, जहां पे जो है F00 से F99 है। ठीक है, मतलब F00 से लेके 99 तक जो है क्लासिफाई किया मेंटल डिसऑर्डर को, और उसके अंदर भी जो है बहुत सारे डिसऑर्डर को जो है हमको देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे जो लाइन कर रहा है वो कह रहा है कि दिस चैप्टर कवर वेरियस साइकेट्रिक कंडीशन। यहां पे जो है हमको बहुत सारे साइकेट्रिक कंडीशन को देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के डिसऑर्डर को देखने को मिलते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है बहुत तरह के मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये सारे डिसऑर्डर भी जो है उसके अंदर इंक्लूडेड है पहले से। एंड इट इज वाइडली यूज्ड फॉर, किस लिए यूज किया जाता है? फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिसर्च इन मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट लाइन कह रहा है इट इज वाइडली यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिसर्च इन मेंटल हेल्थ। मतलब इसका यूज क्यों होता है? तो इसका यूज होता है डायग्नोसिस करने के लिए कि किस तरीके के डिसऑर्डर जो है पेशेंट में पाए गए हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, और यहां तक तो हो गया, तो आगे का रिसर्च किस तरीके से जारी रखना है, इस सभी चीज का यूजली यूज होता है ICD-10 का क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ICD-10 इन मेंटल हेल्थ। जो ICD-10 था मेंटल हेल्थ का, उसका एप्लीकेशन क्या था, उसका कौन कौन से काम थे, उन सभी काम को हम लोग पहले देखते हैं। तो सबसे पहला जो काम था वो था क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्या करना? क्लिनिकल डायग्नोसिस करना। हमें पता तो लगाना है पेशेंट के अंदर कौन सा डिसऑर्डर है, तभी तो हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे ना। तो सबसे पहला था वो था क्लिनिकल डायग्नोसिस, और ये यूज होता था साइकेट्रिस्ट के द्वारा एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस। ये साइकेट्रिस्ट एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल यूज करते हैं ताकि जो है पेशेंट के अंदर कौन सा डिसऑर्डर है उसको एक्यूरेटली तरीके से जो है हम लोग डायग्नोज कर पाए। ओके, नेक्स्ट यहां पे दिया गया ट्रीटमेंट प्लानिंग। ट्रीटमेंट का प्लानिंग कैसे करना है वो भी जो है इसमें दिया गया था। तो गाइड ट्रीटमेंट डिसीजन एंड इंटरवेंशन, हमें किस तरीके से ट्रीटमेंट डिसीजन लेना है और किस किस तरीके से इंटरवेंशन देना है पेशेंट को, उसके बारे में जो है हमें ट्रीटमेंट प्लानिंग करने के बारे में बताता था क्या? ICD-10 ऑफ मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट है बिलिंग एंड इंश्योरेंस। जो भी बिलिंग करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है, वो इंश्योर करता है स्टैंडर्डाइज्ड कोडिंग फॉर क्लेम्स एंड रीइंबर्समेंट। मतलब जो भी क्लेम्स होते थे, जो भी जो है रीइंबर्समेंट होते थे, उन सभी को जो है ये स्टैंडर्डाइज करता था कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से प्रोसेस रखना है, क्या जो है क्लाइंट का जो है राइट रहेगा, उन सभी चीज के बारे में जो है यहां पे बिलिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में जो है वहां पे बताया गया था। नेक्स्ट है यहां पे रिसर्च एंड एस्थेटिक्स। रिसर्च एंड एस्थेटिक्स का मतलब क्या हो गया? इट हेल्प इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज एंड पब्लिक हेल्थ डाटा कलेक्शन। ये हेल्प करता है, क्या चीज में हेल्प करता है? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। अब एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज क्या होता है? ये पार्टिकुलरली रूप से एक स्टडीज है जो कि किसी पार्टिकुलर सोसाइटी पे, किसी पार्टिकुलर पॉपुलेशन में हमें किया जाता है, किसी पार्टिकुलर डिजीज के इफेक्ट के बारे में जानने के लिए कि ऐसे कौन कौन से इफेक्ट हैं जो किसी पार्टिकुलर डिजीज को, किसी पार्टिकुलर डिसऑर्डर को प्रभावित कर रहा है। ओके, तो कारण जानने के लिए, कारक जानने के लिए जो है यह स्टडीज कराया जाता है। एंड पब्लिक हेल्थ डाटा कलेक्शन, और पब्लिक हेल्थ में डाटा कलेक्ट करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। तो हमें आगे का रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स को जो है सही तरीके से मायने देने के लिए जो है यहां पे यूज करने के जो जो एप्लीकेशन होते हैं वो ICD-10 इन मेंटल हेल्थ में जो है दिए गए थे। ओके, तो दैट्स ऑल आर द 4 एप्लीकेशन ऑफ ICD-10 इन मेंटल हेल्थ। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है? ICD-10 मेंटल डिसऑर्डर कैटेगरीज। आखिर जितने भी कैटेगरीज को बांटा गया था उस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर चैप्टर के अंदर में, उन सारे कैटेगरीज के बारे में हम लोग एक अच्छे तरीके से जो है ओवरव्यू लेते हैं। और यहां पे वो कैटेगरी क्या था? F00 से लेके F99 तक जो है कैटेगरीज में बांटा गया था। ओके, तो यहां पे एक एक करके सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो यहां पे जो पहला कैटेगरी है वो F00 से लेकर के जो है F09 तक है। क्या है? F00 से लेकर के F09 तक। और ये कैटेगरी जो है ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक एंड मेंटल डिसऑर्डर का। क्या है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारे दिमाग में किसी तरीके से चोट लग जाए, ट्रॉमा हो जाए, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक।
एंड इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर, ऐसे मेंटल डिसऑर्डर जिसका सिम्टम्स हमको दिख रहा हो, जिसका साइन एंड सिम्टम जो है शो कर रहा हो, तो उसको रखा गया F00 से लेके F09 तक। और वैसे डिसऑर्डर काउज्ड बाय ब्रेन डैमेज और डिजीज, ठीक है, वैसे डिसऑर्डर जो कि ब्रेन डैमेज और डिजीज के कारण होते हैं, इंक्लूड्स डिमेंशिया, डिलेरियम, पर्सनालिटी चेंज ड्यू टू ब्रेन इंजरी। डिमेंशिया क्या होता है, यहां पर जो है इंसान जो है चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं, चाहे वो एज के कारण हो, चाहे वो किसी भी पार्टिकुलर रूप के कारण हो। डिलेरियम में क्या होता है, इंसान का पर्सनालिटी धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है। और अगर पर्सनालिटी चेंज ड्यू टू ब्रेन इंजरी हो रहा है, तो उन सारे डिसऑर्डर को जो है F00 से लेकर के जो है F09 तक में रखा गया। ओके, तो ये पहला कैटेगरी था जिसको बोला गया ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमको देखने को मिलता है वो है F10 से लेके F19 तक, ठीक है, F10 से लेके F19 तक। इसमें क्या था, इसका नाम है मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू सब्सटेंस यूज। वैसे मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर जो कि सब्सटेंस यूज करने के कारण होते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने के कारण, बहुत ज्यादा सिगरेट के कारण, भांग के कारण, ड्रग्स के कारण, अगर लेने के कारण जो है अगर मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर देखने को मिलता है, तो उन सारे डिसऑर्डर को रखा गया किसमें, F10 से लेके F19 तक। तो यहां पे काउज्ड बाय अल्कोहल, ओपियोइड्स, कैनाबिस, सेडेटिव्स एंड कोकीन एंड टोबैको के कारण जो भी डिसऑर्डर देखने को मिलता है वो इसके अंडर रहेगा। और इसमें इंक्लूड्स है डिपेंडेंस, विड्रॉल एंड इंटॉक्सिकेशन। डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे डिपेंड कर जाना, अल्कोहल पे डिपेंड कर जाना, बिना अल्कोहल का इंसान रह ही नहीं पा रहा, एकदम उसको चाहिए ही चाहिए। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, अचानक से उसको नहीं मिलता है तो अलग अलग तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पागलपंती करना शुरू कर देता है, मारपीट करना शुरू कर देता है, पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। और वहां पे होता है इंटॉक्सिकेशन, अगर बहुत ज्यादा वो लेना शुरू कर दिया तो बॉडी में जो है अलग तरीके टॉक्सिक बनना शुरू करता है, और वहां पर जो है उसको अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम दिखाई देता है। ओके, तो ये सारे डिसऑर्डर जो थे उसको जो है रखा गया था F10 से लेके F19 तक, जिसको कहा गया मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू सब्सटेंस यूज। तो फिर नेक्स्ट कैटेगरी जो यहां पे हमको देखने को मिलता है वो है F20 से लेके F29 तक। यहां पे क्या आता है, यहां पे आता है सिजोफ्रेनिया, सिजोटाइपल, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहां F20 से लेके F29 तक जो है सिजोफ्रेनिया, सिजोटाइपल एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर जो है हमको देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सिजोफ्रेनिया का, तो सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है स्प्लिट ऑफ माइंड, इंसान के थॉट, इंसान के परसेप्शन, इंसान के अलग अलग स्किल जो है वो सभी तरीके को जो है अच्छे तरीके से स्प्लिट कर देता है। ना इंसान अच्छे से सोच पाता है, ना इंसान जो सही तरीके से परसेप्शन कर पाता है, ना इंसान जो सही तरीके से थिंकिंग कर पाता है। तो यहां पर जो है एक अलग तरीके के क्रोनिक डिसऑर्डर को रखा गया है। सिजोटाइपल क्या है, सिजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यहां पे इंसान के पर्सनालिटी पूरे तरीके से चेंज हो जाते हैं, इंसान जो अलग रहना शुरू कर देता है, वो समाज से हट के रहना शुरू कर देता है। और अगर बात करें डिल्यूजनल डिसऑर्डर का, तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर में क्या होता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, इंसान को जो है कुछ फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ हो जाता है, जहां पर जो है वो अलग तरीके से सोचता है, वो एक बिलीफ बना लेता है कि किसी भी पार्टिकुलर चीज के बारे में ये इसी तरीके से होता है, और वो उसी तरीके से करेगा चाहे तुम उसको कितना भी सबूत दे दो, ठीक है। तो ये होता है डिल्यूजनल डिसऑर्डर। फिर यहां पे नेक्स्ट कर रहा है, ये कवर करता है, क्या कवर करता है, साइकोटिक डिसऑर्डर को। साइकोटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, वैसे डिसऑर्डर, क्या वैसे डिसऑर्डर जहां इंसान को डिसऑर्डर तो हो लेकिन उसको पता ना हो कि मेरे को डिसऑर्डर हुआ है। मतलब इंसान पागल तो है लेकिन वो कहेगा नहीं मैं पागल नहीं हूं, नहीं मैं पागल नहीं हूं। फिर यहां पे इंक्लूडिंग होता है क्या क्या, सिजोफ्रेनिया, डिल्यूजन एंड पारानोया। पारानोया में क्या होता है, इंसान को मिसट्रस्ट होता है, ठीक है, दूसरे पर जो है पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं होता है, उसको लगता है कि कोई आके मेरे को मार देगा, है ना। मतलब वहां पे किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी वो दूसरे पे मिसट्रस्ट कर रहा है, किसी पे विश्वास नहीं कर रहा है, उसको लगता है कोई आके उसको मारने वाला है। नेक्स्ट कर रहा है, इंक्लूड एक्यूट एंड क्रोनिक साइकोटिक एपिसोड। यहां पर जो है कुछ एक्यूट एंड क्रोनिक साइकोटिक एपिसोड को भी रखा गया। अब क्रोनिक साइकोटिक एपिसोड क्या होता है, वैसे इंसान, वैसे पेशेंट जिसको जो है रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब वो रियलिटी और जो है वो जो भी वो सोच रहा है उसमें उसको अंतर ही नहीं पता चलता है, ठीक है। तो यहां पर जो है इंक्लूड्स एक्यूट एंड क्रोनिक साइकोटिक एपिसोड को भी जो है इसी कैटेगरी में रखा गया। उस कैटेगरी का नाम क्या था, F20 से लेके F29 तक, जहां पे आता है सिजोफ्रेनिया, सिजोटाइपल एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर।
ओके अब हम लोग जो है नेक्स्ट कैटेगरीज को देखते हैं। उस कैटेगरीज में आता है F30 से लेके F39 तक। ठीक है, F30 से लेके F39 तक जो आता है वो होते हैं मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। क्या है? मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब यहां पे क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? यहां पे इंक्लूड्स हो जाएंगे बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, डिस्थेमिया। अब क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर में आते हैं दो डिसऑर्डर, मेनिया, डिप्रेशन। इसके बारे में हम लोगों ने पहले बता चुका था। मेनिया क्या होता है? एक इंसान को करोड़ों रुपया मिल जाए, अचानक से वो पागल हो जाए, वाह क्या हो गया मेरे साथ, मैं क्या करूं, क्या करना है, पैसे को कहां छुपाना है, किस तरीके से खर्च करना है, पूरे तरीके से जो है पागल जैसा करने लगे। और एक होता है डिप्रेशन, जहां पे जो है इंसान पूरे तरीके से अकेले बैठा हुआ हो, किसी से बात ना करे, उसके लाइफ को लगे क्या बर्डन हमारे माथा पे आ गया है। तो मेनिया एंड डिप्रेशन अगर अलग अलग टाइम पे एक ही पर्सन को देखने को मिले, दैट इज द बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर। और यहां पे डिप्रेशन, डिस्थेमिया, डिस्थेमिया भी जो है एक तरीके का डिप्रेशन ही है, लेकिन माइल्ड डिप्रेशन विथ लॉन्ग टाइम। ठीक है, माइल्ड डिप्रेशन विथ लॉन्ग टाइम, इसको बोलते हैं डिस्थेमिया। तो यहां पे इंक्लूड्स बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन एंड डिस्थेमिया जो है देखने को मिलता है, और कवर करता है बोथ मेनिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड। इस कैटेगरीज में जो है मेनिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड दोनों को कवर किया जाता है। किसमें? F30 से लेकर F39 तक, जो कि है मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। ओके, फिर नेक्स्ट कैटेगरी जो यहां पे हमको देखने को मिलता है वो है F40 से लेके F48 तक। ठीक है, F40 से लेके F48 तक, जहां पे हमें एंजाइटी, स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर देखने को मिलता है। अब एंजाइटी का बात करें तो जितने भी तरीके के टेंशन के डिसऑर्डर होंगे, एंजाइटी डिसऑर्डर होंगे, वो सारे इस कैटेगरीज में आएंगे। स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे, वो इस कैटेगरीज में आएंगे। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर होंगे, वो भी इस कैटेगरीज में आएंगे। तो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व फिजिकल सिम्टम्स विथ नो ऑर्गेनिक कॉज। इंसान के शरीर में जो है फिजिकल सिम्टम्स तो देखने को मिल रहा है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं मिल रहा। मतलब उसके अंदर कोई ट्रॉमा हो, किसी तरीके का एक्सीडेंट हो, वो देखने को नहीं मिल रहा है। बस जो है साइकेट्रिक सिम्टम देखने को मिल रहा है, फिजिकल सिम्टम देखने को मिल रहा है, तो वो कहलाता है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। फिर यहां पे कह रहा है इंक्लूड्स फोबियाज, ओसीडी, पीटीएसडी एंड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। फोबिया का मतलब क्या हो गया? अलग अलग तरीके का डर, चाहे वो डर जो है वाटर के कारण हो, चाहे वो डर जो है फायर के कारण हो, चाहे वो डर जो है किसी पार्टिकुलर एनिमल के कारण हो। तो जितने भी तरीके के फोबियाज होंगे वो इसमें इंक्लूड किए गए। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यहां पे क्या होता है, एक पर्सन जो है किसी एक पार्टिकुलर बिहेवियर को लेकर के जो है ऑब्सेस्ड हो जाता है। ओके, अब जैसे कि इंसान को लग रहा है कि मेरा हाथ जो है वो डर्टी है। ठीक है, डर्टी है, वो क्या करेगा, इंसान एक बार जाके अच्छे से हाथ को क्लीन करेगा, हैंड को क्लीन करेगा। लेकिन जो है बार बार उसको लग रहा है, एक बार हाथ धो के आया और 2 मिनट बाद उसको लग रहा है कि नहीं फिर से मेरा हाथ जो है डर्टी हो गया, फिर से वो जाके हाथ धोएगा, फिर से वो जाके हाथ धोएगा। तो इस कारण से क्या होगा, वो तब तक हाथ धोएगा जब तक कि उसके हाथ से पूरा ब्लड ना आना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से वो किसी एक पार्टिकुलर बिहेवियर से लेकर के जो है ऑब्सेस्ड हो जाता है। फिर यहां पे देखने को मिलता है पीटीएसडी। पीटीएसडी क्या होता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक, किसी ट्रॉमा के बाद जो है हमें जो है किसी तरीके का स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस के बाद उसके कारण से जो है डिसऑर्डर देखने को मिलता है। चाहे वो जो है एक्सीडेंट के कारण हो, चाहे वो जो है किसी लवेबल वन को खो जाने के कारण हो, तो वैसे में जो है पीटीएसडी हो जाते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फिर यहाँ पे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, हमें अलग अलग तरीके के एंजाइटी डिसऑर्डर भी जो है इसी कैटेगरीज में देखने को मिलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट जो कैटेगरीज हम लोग को देखने को मिलता है वो है F50 से लेके F59 तक। क्या है? इसमें आता है बिहेवियरल सिंड्रोम्स एंड एसोसिएटेड विद फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। बिहेवियरल सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ डिजीज, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज, उसको बोलते हैं सिंड्रोम। तो यहां पे बिहेवियरल सिंड्रोम्स देखने को मिलता है एसोसिएटेड विद फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, जहां पे जो है इंसान का फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस जो है हमें देखने को मिलता है। अब इसमें क्या क्या कवर होता है? इसमें कवर होता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में कौन कौन आता है? एनोरेक्सिया, बुलियेमा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलियेमा नर्वोसा, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे ईटिंग डिसऑर्डर में। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि इंसान जो है सबसे पहले जो है वो चाहता है कि हम जो है वो क्या करें, डाइटिंग करें, मतलब हम पतले रहें। ठीक है, इंसान मोटा है, पूरा फिटी है, अब वो चाहता है कि हमको पतला होना है, तो वो क्या करता है, डाइटिंग शुरू करता है कि मेरे को थोड़ा थोड़ा खाना है, बहुत कम खाना है। लेकिन जब उसके सामने जो है खाना रखा जाएगा, वो दनादन 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 जो है सारा सारा जो है खा के रख देगा, और फिर बाद में अफसोस करेगा कि यार मैंने गलत खा लिया।
ओके और नेक्स्ट जो होता है बुलिमिया नर्वोसा, वहां पर भी इंसान को सेम उसी तरीके से होता है। वो खाना तो नहीं चाहता है, लेकिन जब उसके पास खाना आएगा तो पूरा भरपेट खाएगा, और उसके बाद जो जब उसको रियलाइज होता है कि मेरे को नहीं खाना चाहिए था, तो वो उल्टी करने का प्रयास करता है, अलग अलग तरीके से हाथ डाल के मुंह से अंदर से उल्टी कर देता है। इस तरीके से बुलिमिया नर्वोसा में हमको देखने को मिलता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कहां पे, ईटिंग डिसऑर्डर में। ओके नेक्स्ट यहां पे देखने को मिलता है स्लीप डिसऑर्डर एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन। इंसान जो है सही तरीके से सो नहीं पा रहा है, इंसान जो है सही तरीके से सेक्स नहीं कर पा रहा है, तो सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड स्लीप डिसऑर्डर भी जो है इसी कैटेगरीज में देखने को मिलता है। कौन से कैटेगरीज में, F50 से लेके F59 तक, जहां पे रखा गया बिहेवियरल सिम्टम एसोसिएटेड विद फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। ऐसे बिहेवियरल सिंड्रोम जो कि एसोसिएट करते हैं किससे, फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, हमारे बॉडी के जो फिजियोलॉजी है वहां उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। ओके अब नेक्स्ट जो कैटेगरीज हम लोग को देखने को मिलता है 7th नंबर का, वो है F60 से लेके F69। क्या है, F60 से लेके F69, इसमें आते हैं पर्सनालिटी एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। क्या है, पर्सनालिटी एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। इंसान के पर्सनालिटी चेंज होंगे, इंसान के बिहेवियर चेंज होंगे। तो यहां पे एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल का मतलब क्या होता है, ऐसे इंसान जो कि सभी से मिलजुल कर रहता था अब अकेला रहना शुरू कर दिया है, इट इज द एंटी सोशल। बॉर्डरलाइन का मतलब क्या होता है, एक इंसान का जो है पर्सनालिटी चेंज हो रहा है, कभी वो खुश में है, अच्छे से बात कर रहा है, कभी अचानक से बदल के तुमको थप्पड़ लगा देगा, दैट इज द बॉर्डरलाइन बिहेवियरल डिसऑर्डर। नेक्स्ट है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिस्टिक में क्या होता है ना, एक इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, उसको लगता है कि जितने भी लोग हैं वो मेरा तारीफ करें, लेकिन मैं किसी का तारीफ नहीं करूं, दैट इज द नार्सिस्टिक डिसऑर्डर। ठीक है, यहां पे इंसान जो है अपना बड़ाई चाहता है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा वो इंसान। नेक्स्ट क्या है, कवर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर एंड इंपल्स कंट्रोल इशू। यहां पे क्या होता है, एक इंसान को जो है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो जाता है। उसको क्या लगता है कि मैं जो जेंडर का हूं, अगर मैं मेल हूं, मेरे को मेल नहीं है, मेरे को फीमेल बनना है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरा जेंडर जो सही नहीं है, सामने वाले का जो जेंडर है ना वो बहुत अच्छा है, वो उसी तरीके से काम करेगा। अगर लड़की है वो लड़का बनने का प्रयास करेगा, अगर लड़का है वो लड़की बनने का प्रयास करेगा। दैट इज द जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर और इंपल्स कंट्रोल इशू जो है यहां पे हमको देखने को मिलता है। ये सारे डिसऑर्डर जो है हमको देखने को मिलता है F60 से लेके F69 तक, जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। ओके तो नेक्स्ट जो कैटेगरीज हमको देखने को मिल रहा है वो है F70 से लेके F79 तक, जहां पे हमको देखने को मिलता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का मतलब क्या होता है, इंसान का जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है वहां पे जो है अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। तो यहां पे होता है रेंजेस फ्रॉम माइल्ड टू प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट, चाहे वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो या फिर प्रोफाउंड हो। अलग अलग लेवल का जो है इंसान जो है उसका आईक्यू जो है कमजोर हो जाता है, उस हिसाब से जो है उसका इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट हो जाता है, जो हमको देखने को मिलता है। और ये इफेक्ट करता है इंसान के कॉग्निटिव फंक्शनिंग को एंड एडेप्टिव बिहेवियर को। कॉग्निटिव फंक्शनिंग क्या होता है, इंसान का लर्निंग, इंसान का इंटेलिजेंस, इंसान के अलग अलग आईक्यूज, इंसान के अलग अलग बिहेवियर जो कि हमें कॉग्निटिव प्रोसेस में देखने को मिलते हैं, चाहे उसका मेमोरी का पावर हो, फॉरगेटिंग का पावर हो, लर्निंग का पावर हो, जो भी हो, परसेप्शन करने का हो, अटेंशन हो, ये सारे चीज जो है कॉग्निटिव फंक्शनिंग होते हैं, ये सारे जो है डिसरप्ट होंगे। और उसके एडेप्टिव बिहेवियर, हर एक चीज में जो है किस तरीके से जल्दी से एडेप्ट करना होता है, वो भी बिहेवियर जो है उसका बहुत तरीके से प्रॉब्लमेटिक तरीके से जो है वहां पे खराब हो जाएगा। ओके तो ये सारे जो आते हैं वो आते हैं F70 से लेके F79 तक, जहां पे होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ओके और नेक्स्ट जो कैटेगरीज हमको देखने को मिलता है 9th नंबर का, वो है F80 से लेके F89 तक, जहां पे हमको देखने को मिलता है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। क्या है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इंसान का अलग अलग एज में जो डेवलपमेंटल होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहां पे कुछ डिसऑर्डर हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, इंसान जो सही तरीके से बोल नहीं पा रहा है, सही तरीके से वो लैंग्वेज नहीं कर पा रहा है, तो ये सारे जो यहां हमको देखने को मिलते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जहां पे इंसान जो है किसी एक पार्टिकुलर चीज को बार बार बोलता है, किसी एक पार्टिकुलर बिहेवियर को जो है वो बार बार करते रहता है। एंड द लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो भी लर्निंग डिसेबिलिटीज है, इंसान जो है सही तरीके से कोई भी चीज को लर्न नहीं कर पा रहा है। दैट्स ऑल आर द डिसऑर्डर व्हिच इज कमिंग अंडर द F80 से लेके F89 तक, जहां बोला गया डेवलपमेंटल डिसऑर्डर।
ओके, नेक्स्ट कैटेगरी जो हमको देखने को मिलता है 10th नंबर का, वो है F90 से लेके F98 तक, और यहां पे हमको देखने को मिलता है चाइल्डहुड ऑनसेट बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर। चाइल्डहुड में ऑनसेट बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर, बिहेवियर का चेंज होना या फिर इमोशनल डिसऑर्डर का यहां पे आना, ये जो है F90 से लेके F98 के जो कैटेगरीज है, यहां पे इन सारे डिसऑर्डर को देखा जाता है। अब यहां पे क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, यहां पे इंक्लूड्स होते हैं ADHD, कंडक्ट डिसऑर्डर, टिक डिसऑर्डर। टिक डिसऑर्डर क्या होता है, यहां पे इंसान जो है किसी पार्टिकुलर बिहेवियर को वो बार बार जो है करते रहता है। नेक्स्ट है कंडक्ट डिसऑर्डर, यहां पे बच्चा जो है किसी भी बात को नहीं मानता है, पूरे तरीके से डिसोबीडियंट हो जाता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है, तुम उसको कुछ भी बोलोगे ये काम कर दो वो नहीं करेगा, मना कर देगा और वो उसका उल्टा कर देगा। फिर एक आता है एडीएचडी। एडीएचडी क्या होता है, तो एडीएचडी का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब इंसान जो है, जो बच्चा जो है, वो किसी पार्टिकुलर चीज पे जो है सही तरीके से अटेंशन नहीं दे पाता है, सही तरीके से लर्न नहीं कर पाता है, मतलब वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है किसी भी पार्टिकुलर चीज पे। नेक्स्ट है कवर इमोशनल डिस्टर्बेंस इन चाइल्ड। अगर जो है बच्चे में किसी भी तरीके का इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, चाहे वो किसी भी पार्टिकुलर चीज से हो सकता हो, रेप से हो सकता हो, मारने के कारण हो सकता हो, एब्यूज किया गया हो, इस कारण से अगर उसमें इमोशनल डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है बच्चे में, तो वो सारे जो है F90 से लेके F98 के अंदर में रखा गया था। ओके, एक नेक्स्ट कैटेगरीज और है जिसका नाम है F99, और F99 में रखा गया अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर। ऐसे मेंटल डिसऑर्डर जिसको अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है, उसको F99 में रखा गया, और ये कवर करता है मेंटल कंडीशन को विदाउट स्पेसिफिक डायग्नोसिस। यहां पे जो भी मेंटल कंडीशन है जिसको बिना स्पेसिफिक डायग्नोसिस को जो है रखा जाता है, अलग तरीके से पेशेंट को जो है वार्ड में रख करके जो है उस पर रिसर्च करते हैं, उसको पता करते हैं कौन सा बीमारी है, और सिम्टोमेटिक तरीके से उसको ट्रीटमेंट करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, और फिर से जाके समाज में बसाने का काम करते हैं। तो यहां तक जो है हम लोगों ने मेंटल डिसऑर्डर में आने वाले अलग अलग कैटेगरीज को जो है सही तरीके से समझा, जाना और पहचाना भी। ओके, जो कि जो है ICD-10 में चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है, मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर में। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है ICD-11 डेवलपमेंट। तो अभी तक जो है हम लोगों ने ICD-10 को देखा, उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन को देखा। चैप्टर नंबर 5 में आता है मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज को देखा। तो अब जो देखने वाले हैं है ICD-11 डेवलपमेंट, जो कि जो है अभी लेटेस्ट वर्जन है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि ICD-11 क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ऑफ 11th डिवीजन इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ WHO। तो ये लेटेस्ट वर्जन है WHO के द्वारा। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि अभी कौन सा ICD चल रहा है, तो यहां पे लगाना ICD-11। ओके, नेक्स्ट यहां पे कहा गया कि इट इज ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन 25 मई 2019। तो ये जो है 25 मई 2019 को जो है ऑफिशियली रूप से जो है अडॉप्ट किया गया, एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 1, 2022। और ये जो है इफेक्ट में कब आया, 1 जनवरी 2022 में। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि ऑफर अपडेटेड टर्मिनोलॉजी। यहां पर जो है अलग अलग टर्मिनोलॉजी को जो है अपडेट किया गया, जैसे कि बेटर अलाइनमेंट विद मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस, जितने भी मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस थे उसको यहां पे अलाइन किया गया। इंप्रूव किया गया कोडिंग को, जितने भी कोडिंग थे। फॉर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, अभी तक जो भी रिकॉर्ड था ICD-10 में जो है वो हमें पेपर में लिखना होता था, लेकिन अब ICD-11 में जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, मतलब जो है हमें रिकॉर्ड को जो है अब इलेक्ट्रॉनिक में लिखना होता है, चाहे वो लैपटॉप में लिखना होता है, चाहे वो टेबलेट में लिखना होता है, उन सभी में जो हमको रिकॉर्डिंग करना होता है। ओके, तो यहां पर जो उसके हिसाब से जो है सही तरीके से ICD-11 में जो है अलग अलग तरीके के जो रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाए गए। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो यहां पे आ रहा है वो कह रहा है इंक्लूड्स न्यू चैप्टर्स। इसमें कौन कौन से और न्यू चैप्टर्स ऐड किए गए, तो यहां जो सबसे पहला है वो है सेक्सुअल हेल्थ। सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जो है इस ICD-11 में जो है जोड़ा गया। ट्रेडिशनल मेडिसिन, अलग अलग ट्रेडिशनल मेडिसिन जो भी होते हैं उन सभी को जो इसमें जोड़ा गया, चाहे वो आयुर्वेदा के रिलेटेड हो, जो भी हो। नेक्स्ट है स्लीप वेक डिसऑर्डर। जो स्लीप वेक डिसऑर्डर होते हैं, इंसान सही से सो नहीं रहा है, सही से जाग नहीं रहा है, इस कारण से जो भी डिसऑर्डर यहां पे देखने को मिलते हैं वो इसमें जो है जोड़ा गया, और खास में जो है इनहांस किया गया फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में जो है खास करके जो है बहुत अच्छे तरीके से यहां पर जो है देखा गया है विथ रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो भी क्लासिफिकेशन था उसको फिर से जो है रिवाइज किया गया, और यहां पे कुछ जो है यहां पे रखा गया, जैसे कि PTSD। PTSD क्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्या है,
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नेक्स्ट है गेमिंग डिसऑर्डर, इंसान जो है गेमिंग का आदी हो जाता है, बैठ के दिन भर गेम खेल रहा है, उसको अगर गेम नहीं मिले तो इंसान पागल हो रहा है, तो गेमिंग डिसऑर्डर भी यहां पे रखा गया। एंड कॉम्प्लेक्स ग्रिप डिसऑर्डर, मतलब क्या है, अगर इंसान जो है उसको कोई चीज खो दिया है, कोई लवेबल वो खो दिया है, उस कारण से जो है वो किसी सदमे में चला गया है, तो उस डिसऑर्डर से किस तरीके से बाहर निकलना है, इन सभी चीज को जो ICD-11 के जो है मेंटल हेल्थ में रखा गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पे देखते हैं DSM-5। DSM-5 क्या है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, 5th एडिशन। क्या है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, 5th एडिशन। अब ये DSM-5 है क्या भाई, ये DSM-5 है क्या, तो यहां पे बोला गया कि DSM-5 इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। एक और एसोसिएशन है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, जो DSM-5 जो है लेटेस्ट एडिशन है। यहां पे कहा गया इट इज ए मैनुअल यूज फॉर डायग्नोसिस एंड मेंटल डिसऑर्डर। ये मैनुअली यूज किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, किस लिए, मेंटल डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए, कि एक मेंटल पेशेंट को किस तरीके का डिसऑर्डर हुआ है, कौन सा डिसऑर्डर हुआ है। ओके, ये पार्टिकुलरली रूप से जो है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा जो है क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पब्लिश इन मई 2013, मतलब जो इसको मई 2013 में जो है पब्लिश किया गया एज एन अपडेट ऑफ DSM-4TR। तो DSM-4TR जो पहले से चल रहा था उसको अपडेट करके जो है DSM-5 को लाया गया। देखो क्या है ना, हमको बस एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज लेना है कि हाँ DSM-5 भी जो एक चिड़िया होता है जिसको कहा जाता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जो कि जो है एक अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा जो है चलाया गया है, एक लेटेस्ट एडिशन है। इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, तुम्हारे बुक में दिया गया है, इसलिए जो है मैं इस टॉपिक को ले लिया एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म के रूप में। ओके, नेक्स्ट कहा गया है इट्स प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग एंड डायग्नोसिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन। ये जो है प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग एंड डायग्नोसिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन। जितने भी मेंटल हेल्थ कंडीशन है उसको क्लासिफाई करता है सही तरीके से और डायग्नोसिस करने तरीके से जो है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया को बताता है। नेक्स्ट क्या है, यूजेज बाय क्लिनिशियन, रिसर्चर एंड इंश्योरेंस कंपनीज। इसको यूज कौन करते हैं, क्लिनिशियन यूज करते हैं, डॉक्टर यूज करते हैं, साइकेट्रिस्ट यूज करते हैं, रिसर्चर्स यूज करते हैं, एंड इंश्योरेंस कंपनी जो भी होता है वो इसको अच्छे तरीके से यूज करता है। किसको, DSM-5 को, जो कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा जो है बनाया गया था। एंड DSM-5 इज द लेटेस्ट एडिशन जो कि DSM-4TR के बाद जो है लाया गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट में देखते हैं की फीचर ऑफ DSM-5। DSM-5 का कुछ की फीचर्स क्या हैं, तो पहला था रिवाइज डायग्नोस्टिक कैटेगरी। जो भी डायग्नोस्टिक कैटेगरीज थे पहले से वहां पर जो इसको रिवाइज किया गया, जैसे कि एस्पर्जर सिंड्रोम मर्ज इनटू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो एस्पर्जर सिंड्रोम को जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो है मर्ज किया गया। अब एस्पर्जर सिंड्रोम क्या होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, इन सभी के बारे में आगे चल के जो हम लोग अच्छे से समझेंगे, कि अभी समझाऊंगा तुमको कुछ समझ में आएगा नहीं। नेक्स्ट यहां पे रखा गया है डायमेंशनल अप्रोच। डायमेंशनल अप्रोच का क्या किया गया, टू मेंटल हेल्थ फोकसिंग ऑन द सिम्टम सिविरिटी रेदर देन द जस्ट प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस। अब यहां पर जो है सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे कि इस इंसान को ये पार्टिकुलर रूप से डिसऑर्डर है इसलिए जो इसको ये मेडिसिन दे दो, इसलिए इसको ये थेरेपी दे दो, इस तरीके से नहीं। अब यहां पे फोकस किया गया सिम्टम सिविरिटी। अगर किसी पार्टिकुलर रूप से सिम्टम्स है तो वो कितना लेवल तक है, कम है, मॉडरेट है या फिर सीवियर रूप में है, उसके हिसाब से जो है उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, उसके हिसाब से उसको थेरेपी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है इंक्लूजन ऑफ न्यू डिसऑर्डर। कुछ कुछ जो है न्यू डिसऑर्डर को भी जो है यहां पे इंक्लूजन किया गया। कैसे कैसे डिसऑर्डर को, पहला था डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, DMDD। क्या है, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। एक इंसान का मूड जो है वो हमेशा चेंज हो रहा है, डिसरेगुलेट हो रहा है, कभी खुश है, कभी गुस्सा हो रहा है, कभी मार रहा है, कभी हंसने लग रहा है अचानक अचानक से। दिस इज डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। नेक्स्ट है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। एक इंसान जो बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहा है, पिज्जा बर्गर अल बल खाना शुरू कर रहा है, इट इज द बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट है होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर क्या होता है, तो होर्डिंग डिसऑर्डर में जो इंसान सही तरीके से अपने लाइफ को नहीं जी पाता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट जो यहां पे पॉइंट आ रहा है वो है इंप्रूव्ड क्राइटेरिया फॉर PTSD, ADHD एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जो भी PTSD के लिए पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर थे, ADHD था एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर था, उनके लिए जो भी क्राइटेरिया था उसको इंप्रूव किया गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पे बोला गया बेटर अलाइनमेंट विद ICD-11
फॉर ग्लोबल कंसिस्टेंसी। और यहां पे जो ICD-11 है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11, इसके बारे में हम लोगों ने देखा, जो कि बेटर वर्जन था ICD-10 का। उसके साथ जो एक अच्छे तरीके से अलाइनमेंट बनाकर रखा गया फॉर ग्लोबल कंसिस्टेंसी, मतलब जो है जो पूरा दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, उसको सही तरीके से अडॉप्ट करे, सही तरीके से उसको ले। ओके, तो ये था की फीचर ऑफ DSM-5। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और वो है DSM-5 डायग्नोस्टिक कैटेगरीज। तो DSM-5 का कुछ डायग्नोस्टिक कैटेगरीज है, जिसके बारे में जो है हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था क्या ICD-10 में अलग अलग तरीके के कैटेगरीज को, उसी तरीके से DSM-5 के डायग्नोस्टिक कैटेगरीज भी जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन सभी को एक बार सिर्फ पढ़ लेता हूं, सब चीज वही है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे रखा गया। तो पहला जो था यहाँ पे वो था न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ओके, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मतलब जो है उसमें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, जिस एज में जो चीज करना चाहिए वो कर नहीं पा रहा है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का सिजोफ्रेनिया, स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। थर्ड में आता है बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर, मेनिया, डिप्रेशन, ये सभी उसमें आते हैं। नेक्स्ट है डिप्रेसिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट है एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर, बोला था ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। नेक्स्ट है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, अगर किसी तरीके का ट्रॉमा हो जाता है इंसान को तो वहां पे जो डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट है सोमेटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, इंसान को जो फिजिकली प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन पार्टिकुलरली रूप से जो है किसी भी तरीके का जो है हमें कुछ चीज देखने को नहीं मिल रहा है, बॉडी में कोई ट्रॉमा देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, अगर जो इंसान को बहुत ज्यादा खाने का आदत हो जाए या फिर खाना ही छोड़ दे। स्लीप वेक डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसफंक्शन, जेंडर डिस्फोरिया, डिसरप्टिव इंपल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। नेक्स्ट है सबस्टांस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर, इंसान को जब बहुत ज्यादा मात्रा में जो है अल्कोहल लेने का मन करेगा, उसके अंदर जो है वो बस जाएगा, अब उसको वही चाहिए, या फिर विड्रॉल हो जाएगा, इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, इन सभी इसमें आएगा। नेक्स्ट है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट है पैराफिलिक डिसऑर्डर, ये तो बहुत खतरनाक होता है। अब इंसान को क्या अलग अलग ऑब्जेक्ट से सेक्स करने का मन करता है, एक इंसान जो है एक पार्टिकुलर पार्टनर नहीं चाहिए होता है, वो किसी ऑब्जेक्ट से ही सेक्स करना शुरू कर देता है, दैट इज पैराफिलिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये सारे तरीके के जो है डायग्नोस्टिक कैटेगरीज थे, जिसको जो है हम लोग यहाँ पे देखें, जो कि DSM-5 में रखा गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं वो है इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अब अमेरिका वाला अपना बनाया, तो भाई इंडिया वाला भी तो अपना खुद का बनाना चाहिए था। तो इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के बारे में क्या कहा गया कि द इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, एक इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी भी है, IPS, जो इंट्रोड्यूस किया गया ICMD-10 को। क्या है, ICMD को जो है इंट्रोड्यूस किया एज एन एडेप्टेशन ऑफ ICD-10। ठीक है, ICD-10 को जो है वो थोड़ा वर्जन में ला करके जो है वो ICMD-10 बनाया। क्यों बनाया गया, डिजाइन फॉर स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन पॉपुलेशन, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया जो कि इंडियन पॉपुलेशन में सही तरीके से फिट हो। क्योंकि जो है हमारा पॉपुलेशन का जो है खाने पीने का तरीका अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा वेदर अलग है, सब कुछ अलग है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के चेंजेस भी लाने के लिए यहाँ पे देखने को होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट एम्स, इसका एम्स क्या था, इट्स एम टू एड्रेस कल्चरल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक फैक्टर। यहां पर जो इंसान को जो है कल्चरली तरीके से, सोशली तरीके से एंड लिंग्विस्टिक फैक्टर के रूप में एड्रेस किया जाए, एम रखा गया था। और यूनिक टू इंडिया टू मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस, और इंडिया में जो है पार्टिकुलरली रूप से किस तरीके से मेंटल हेल्थ का डायग्नोसिस किया जाए, इस सभी चीज के बारे में जो है उसमें दिया गया था, सारे रूल्स, रेगुलेशन, मेथड, क्राइटेरिया, एवरीथिंग। ओके, तो ये था इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, और इसको जो है बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में अच्छे तरीके से देखा, समझा, जाना, उसके अलग अलग कैटेगरीज को भी देखा। तो तुमको ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, उसको नीचे कमेंट करना है। ठीक है, नीचे कमेंट जरूर करना है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो शेयर करो अपने दोस्तों को। ओके, थैंक यू।